हाय एवरीवन। आज मैं कुछ ऐसे बिहेवियर्स डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, खासकर अगर उनका बच्चा एएसडी डायग्नोस्ड है। ऐसे कुछ बिहेवियर्स हैं, पिंचिंग एंड हिटिंग। ये बहुत कॉमन बिहेवियर्स हैं जो कि ऑटिज्म में बच्चे शो करते हैं। तो इस डिटेल वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि बच्चे ऐसा बिहेवियर करते क्यों हैं, और अगर वो करते हैं तो उसके लिए एज अ पेरेंट, एज अ टीचर आप लोगों को करना क्या। एक्चुअली पिंचिंग एंड हिटिंग को हम लोग सेंसरी बिहेवियर्स भी कहते हैं। सेंसरी बिहेवियर्स कहने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेंसरी एलिमेंट ऐसे बिहेवियर्स में मिलते हैं। मगर अपने एक्सपीरियंस के साथ मैं आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि ये कंप्लीटली सेंसोरियली ओरिएंटेड बिहेवियर्स हमेशा तो नहीं होते हैं। तो पहले हम एक काम करते हैं, हम पहले इन बिहेवियर्स को समझते हैं कि जो बच्चा ये बिहेवियर कर रहा है, क्या वो एक्चुअली सेंसरी सीकिंग या सेंसरी नीड्स है, या फिर वो प्योर एक इमोशनल बिहेवियर है। अब इसको पता कैसे लगवाया जाए, तो मैं पहले डिटेल में ना आप लोगों से सेंसरी इश्यूज के बारे में डिस्कस करूंगा, जहां पे आप पिंचिंग एंड हिटिंग को सेंसरी रिलेट कर सकते हैं। और अगर आपका बच्चा ऐसे वाले इश्यूज और नहीं दिखा रहा तो हो सकता है कि वो बिहेवियर्स हो। तो पहले अगर मैं सेंसरी पकड़ूंगा तो उसमें मैं सबसे पहले जो सेंसरी है, सेंस है, वो मैं बोलूंगा प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस। जी, ये एक ऐसी सेंस है और इसके बारे में हमें तब पता लगता है जब बच्चा अपनी बॉडी में किसी ना किसी तरीके से प्रेशर सीक करता है। जब मैं कोई हार्ड हिटिंग करता हूँ तो उस केस में भी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रेशर का एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व है। या फिर जब मैं बहुत हार्ड पिंचिंग करता हूं तो यहां पे भी मेरे फिंगर टिप्स में प्रेशर्स आ रहे हैं। मगर हम ये इसीलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि बच्चे ने हार्ड हिट किया या मुझे बहुत जोर से पिंच किया है। इसके साथ और भी प्रोप्रियोसेप्टिव इश्यूज है जो बच्चा दिखा सकता है। जैसे कि वो बेड पे बहुत ज्यादा जोर जोर से बाउंस करके गिर रहा है, या उसको जमीन में लेटना पसंद है, या फिर उसको लटकना बहुत पसंद है, या फिर वो ऊपर से बहुत जोर से जंप कर रहा है। कहने का मतलब है कि अगर बच्चा हिटिंग कर रहा है और पिंचिंग कर रहा है तो उसके साथ हमें और भी एलिमेंट्स देखने पड़ेंगे कि वो किसी और भी तरीके से प्रोप्रियोसेप्टिव सीकिंग तो नहीं कर रहा। तो ये एक डेफिनेटली आपको एक प्रोप्रियोसेप्टिव इंटेंसिव असेसमेंट अपने थेरेपिस्ट से करवाना पड़ेगा। अब अगर सपोजेटली मैं ये मान लेता हूँ कि वो प्रोप्रियोसेप्टिव सीकिंग नहीं है, क्योंकि हमने जब एसेस किया तो हमें नहीं लग रहा कि बच्चा प्रेशर सीक कर रहा है किसी तरीके से। तो जो सेकंड सेंसरी है वो टेक्टाइल है। अब जब मैं टच के बारे में बात कर रहा हूँ या फिर मैं टेक्टाइल की बात कर रहा हूँ, मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे पिंचिंग की बात करूंगा। बिकॉज पिंचिंग कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक टेक्टाइल सीकिंग बन जाती है। अब ये आपको पता कैसे लगेगा। अब देखेंगे कि कई बच्चे होते हैं जिनको ना स्क्रैचिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। वो हमेशा स्क्रैच ही करते रहते हैं किसी ना किसी चीज़ को, या फिर उनकी कोई चोट लग जाती है तो वो अपने स्किन को भी स्क्रैच करते हैं। तो जो बच्चे जिनको ना अपनी फिंगर टिप से स्क्रैचिंग बहुत पसंद आती है, वो भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं ना वो पिंचिंग स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज़ ये एक तरीका होता है जिससे कि उनको टेक्टाइल कंफर्ट मिलता है। सो ये हो सकता है कि ये टेक्टाइल इश्यूज हो। अगर अगर ये टेक्टाइल इशू है तो और क्या-क्या चीज़ें हैं जो हमें देखना चाहिए? अगेन जैसे मैंने आपको बोला है कि अगर वो हर जगह पे स्क्रैचिंग कर रहा है, मेबी किसी डेस्क में या वॉल में या फिर अपने चोट को भी कर रहा है, या कोई ऐसे और टेक्टाइल इश्यूज आपको दिखते हैं, तो हो सकता है कि वो टेक्टाइल ओरिएंटेड पिंचिंग हो सकती है। बट अब अगर प्रोप्रियोसेप्टिव भी नहीं है, टेक्टाइल भी नहीं है, तो थर्ड चीज़ होती है, मैंने एक्चुअली वीडियो भी बनाई है, दैट इज सेंसरी ओवरलोड। अब ओवरलोड का मतलब होता है कि कोई भी सडन साउंड अगर मेरे पास आता है, या फिर कोई सडनली मेरे पास आता है, तो उस केस में भी मुझे समझ नहीं आता कैसे रिएक्ट करना है, और मैं उसमें हिटिंग या पिंचिंग स्टार्ट कर देता हूँ। जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, जहाँ पे आप देखते होंगे कि जैसे ही आप अपनी वॉइस को रेज़ करते हैं, तो बच्चा पिंचिंग या हिटिंग स्टार्ट कर देता है। या फिर किसी ऐसी सिचुएशन में लेके जाते हैं, तो आप देखेंगे कि बच्चा पिंचिंग या हिटिंग स्टार्ट कर देता है। तो कई बार क्या होता है, जब सेंसरी ओवरलोड हो जाता है, बच्चा नॉन वर्बल है या फिर उसमें एक्सप्रेशन कम है,
तो उसको लगता है कि शायद मैं पिंच करके या हिट करके ये समझा सकता हूँ कि ये जो सिचुएशन है, ये जो तुम मुझसे तेज़ बोल रहे हो या फिर मुझसे कुछ ऐसा काम करवा रहे हो जो कि मेरे लेवल से ज़्यादा है या फिर मैं काम नहीं करना चाहता हूँ। तो उस केस में भी आप देखेंगी कहीं न कहीं पिंचिंग या हिटिंग स्टार्ट हो जाती है। चलिए, अगर मैं हिटिंग एंड पिंचिंग को एज़ अ बिहेवियर एस्पेक्ट बात करूँ, तो मैं यहाँ पे 2 चीज़ों की बात करूँगा। पहला इमोशनल रिस्पॉन्स एंड सेकेंडली अटेंशन सीकिंग बिहेवियर्स। हम ना इसको एक-एक करके डिटेल में समझते हैं। तो इमोशनल रिस्पॉन्स बेसिकली आप 2 तरीके के देखेंगे। अगर बच्चा किसी चीज़ को रिफ्यूज़ कर रहा है, तो उसका एक रिफ्यूज़ल वे होता है पिंच करके या फिर हिट करके। कहने का मतलब है कि कई बच्चे हैं या कई पेरेंट्स मुझे आके कहते हैं कि सर मेरे बच्चों को ना बिठाना बहुत मुश्किल है। अगर हम कोई भी एक्टिविटी करवाने चाहते हैं, तो उसी टाइम पे ही उसकी पिंचिंग स्टार्ट होती है और उसी टाइम पे ही उसके मेल्टडाउन से हिटिंग स्टार्ट होती है। तो ये कंप्लीटली बताता है कि बच्चा बिल्कुल एक डिनायल या फिर रिफ्यूज़ल स्टेट में है, जहाँ पे वो क्लियरली आप लोगों को बता रहे हैं कि सी आई एम नॉट रेडी टू डू दैट वर्क। तो अगर सपोज़ेटली ये कोई सिचुएशन है जो कि पिंचिंग आपकी इसीलिए आ रही है कि जब आपने कोई डिमांड्स रखी हैं, तो वो डेफ़िनेटली एक कंप्लीट बिहेवियर के अंडर ही आएगा। और एक सरप्राइज़िंगली मैं बात बताऊँ, कई बार क्या होता है कि मैं ना बच्चों के साथ काम करता हूँ और मैं देखता हूँ कि जब बच्चे बहुत ज़्यादा इंडल्ज होते हैं या फिर उनको ना कोई काम ऐसा है जो उनको बहुत पसंद आता है, तो कई बार मेरे साथ ये भी हुआ है कि बच्चे वो बहुत एनग्रॉस्ड है उस काम में और मुझे ना उनके चेहरे को देख के लगता है कि वो बहुत सैटिस्फाई हो रहे हैं और सडनली वो आके मुझे ना पिंच कर देते हैं। तो उस केस में मैं ये कह सकता हूँ कि वो इतनी सेल्फ सैटिस्फैक्शन है उनके अंदर कि वो कुछ बताना चाहते हैं कि सी आई एम फीलिंग हैप्पी फॉर इट। अगेन इमोशंस ना होने की वजह से वो कहीं न कहीं मुझे स्लैप एंड पिंच कर देते हैं, जहाँ पे कि ये एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो जाता है। मगर अगर बच्चा रिफ्यूज़ कर रहा है, तो उस केस में जब वो पिंच करेगा तो आप देखेंगे कि उसके चेहरे में एक अलग-सा गुस्सा या एग्रेशन होता है या फिर एक बहुत ज़्यादा स्टबर्ननेस होती है। तो वो तो कंप्लीटली आप बोल सकते हैं कि वो रिफ्यूज़ कर रहा है या फिर उसको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है। मगर जैसे मैंने बोला सेल्फ सैटिस्फैक्टरी चीज़ होती है, तो वो कहीं न कहीं वो कामनेस होती है। वो पिंच करेगा या हिट करेगा या आपको देखेगा, लेकिन वो एक कामनेस होती है। तो अगर दोनों स्टेट अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा दिखा रहा है, तो ये रीज़न है इमोशनल रिस्पॉन्सेज़ का। अब मैंने ना लास्ट में एक चीज़ रखी है दैट इज़ बेसिकली अटेंशन सीकिंग बिहेवियर और अगर आप मुझसे पूछेंगे 50 से 60% बच्चों में डेफ़िनेटली ये प्रॉब्लम है। देखिए, कई बार ऑटिज़्म में ना क्या होता है कि बच्चों को अटेंशन चाहिए, किसी भी तरीके का। अगर आप उनको नेगेटिव अटेंशन दे रहे हैं या पॉज़िटिव दे रहे हैं, उनको कहीं न कहीं रिएक्शंस या रिस्पॉन्सेज़ एनवायरनमेंट से चाहिए होता है। तो होता क्या है कि अगर आप कुछ बच्चे को कहते हैं और अगेन ये भी एक फॉर्म ऑफ रिफ्यूज़ल भी हो सकता है, तो आप देखेंगे कि बच्चा अचानक से हँसने लगा है और हँसते-हँसते आपके ऊपर गिर रहा है और या फिर आपको स्लैप कर रहा है या पिंच कर रहा है। मतलब कि वो कहीं न कहीं अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो वो इरिटेट करने का पूरे-पूरे चांसेस लेता है और वो चाहता है कि आप एक बार इरिटेट हो जाओ। कई बार ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर्स बच्चा घर पे दिखाता है जहाँ पे पेरेंट्स आके कहते हैं कि सर ये बिहेवियर सिर्फ घर पे हैं, बाहर किसी और के साथ नहीं है। तो इस केस में यू नो व्हाट बच्चे को पता है कि पेरेंट्स आर जस्ट लाइक अ पंचिंग बैग। अगर मेरे कोई भी इमोशंस या कोई भी एक्सप्रेशंस हैं, मैं किसी और के साथ करूँगा तो शायद मुझे डाँट पड़ जाएगी या फिर वो मुझे करने नहीं देगा। लेकिन पेरेंट्स हैं जो मुझे जेंटली ट्रीट करते हैं, तो ये सारे एक्सप्रेशंस वो पेरेंट्स के साथ करता है। और कई बार पेरेंट्स आके ये भी कहते हैं कि सर घर पे तो वो बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन जैसे स्कूल जाता है तो वो बच्चों को पुश करता है और पिंच करता है, बाकी किसी को नहीं करता। तो बेसिकली वो ये डेफिनिटली बच्चा रिवील कर रहा है कि उसको ग्रुप्स में बैठना पसंद नहीं है या फिर उसको क्राउड में रहना पसंद नहीं है। अगेन रीज़न कोई भी हो हमें ट्रीट तो करना ही पड़ेगा इन सब चीज़ों को। तो आइए अब हम बात करते हैं कि अगर कौन-कौन से रीज़न्स की वजह से वो पिंचिंग एंड हिटिंग कर रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए? जब ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हमें ना कई चीज़ों का ध्यान रखना है। चलिए मैं ट्राई करता हूँ कि आपको थोड़ा-सा सीक्वेंस में बताने का, ठीक है? तो अगर सेंसोरियली ओरिएंटेड बिहेवियर है जहाँ पे हमें कन्फर्म्ड है कि ये सेंसरी की वजह से है तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि सेंसरी ट्रीटमेंट यहाँ पे
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी बिहेवियर मॉडिफिकेशंस नहीं करेंगे। एक्चुअली आपको ना दोनों हैंड्स ऑन हैंड्स चलाना ही पड़ेगा, भले ही इश्यूज़ कुछ भी हों या फिर रीज़न्स कुछ भी हों। तो अगर सेंसरी है तो ऑब्वियसली हमें प्रोप्रियोसेप्शन देना है। अब यहाँ पे ना मैं स्पेसिफिकली बोलूँगा कि जहाँ पे बच्चा ज़्यादा प्रोप्रियोसेप्टिव नीड दिखा रहा है, सपोज़ वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से हिट कर रहा है, तो मेबी उसको ज़्यादा सेंसेशंस अपने हैंड्स में या आर्म्स में चाहिए। तो मेबी थेरेपिस्ट या पेरेंट्स ऐसा प्लान बनाएँ जिसमें कि उसको अच्छा-सा सेंसरी इनपुट उसके हैंड्स में मिल जाए। इसी तरीके से अगर पिंचिंग बहुत ज़्यादा है, तो उसका जो सेंसरी इनपुट है वो बहुत ज़्यादा फिंगर टिप्स पे फ़ोकस होना चाहिए। तो अगेन टेक्टाइल है तो लॉट ऑफ ब्रशिंग्स एंड डिफरेंट टेक्निक्स है, एक्सप्लोरेशन ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स एंड ऑल दोज़ थिंग्स जो आप कर सकते हैं। अब अगेन मैं जानता हूँ कि बहुत कट शॉर्ट में कह रहा हूँ, इतना आसान नहीं होता है, बट कहीं न कहीं आप अपने थेरेपिस्ट से बात करके ना इनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल प्रॉपर बना सकते हैं। लेकिन मैं ना यहाँ पे ज़्यादा टाइम बिताऊँगा अटेंशन सीकिंग बिहेवियर्स को लेके बिकॉज़ मैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन को ज़्यादा वैल्यू दूँगा यहाँ पे। देखिए, अगर आपका बच्चा ये बिहेवियर अटेंशन सीकिंग के लिए कर रहा है, तो आपको ना 2-3 चीज़ें देखनी है और देखिए कि इसमें से क्या चीज़ है जो बेनिफिशियल ज़्यादा है। सबसे पहले आप उस सिचुएशन को छोड़ दो, अगर एक्सेसिव हिटिंग हो रही है या एक्सेसिव पिंचिंग कर रहा है वो और वो पिंचिंग और हिटिंग करते हुए बहुत ज़्यादा हँस रहा है या आपके ऊपर गिर रहा है, तो आप बच्चे को कुछ मत बोलिए बिकॉज़ आप कुछ भी बोलेंगे तो उसको कहीं न कहीं रिएक्शंस मिल गए और बस वो इसी रिएक्शंस को ढूँढ रहा है और वो फिर और ज़्यादा करना स्टार्ट करेगा। तो इस केस में अगर आपको लग रहा है कि सिचुएशन मैं कंट्रोल नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो चुपचाप आप उस कमरे से निकल जाइए। अच्छा, अब यहाँ पे पेरेंट्स फिर कहते हैं सर हमने ये स्ट्रैटेजी अपनाई हुई है, जहाँ पे हम चाहते हैं बच्चा पीछे-पीछे आके हमारे साथ भागना शुरू करता है। वर्स्ट केस में आप पता है क्या करिए, आप अपने आप को किसी एक रूम में लॉक कर दीजिए, ताकि उसको लगे कि नहीं अब अगर मैं दरवाज़ा भी नॉक कर रहा हूँ 1 या 2 मिनट मम्मी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो मेबी जब वो पेरेंट्स से सेपरेट होगा तो उसका बिहेवियर डाउन हो जाए। तो अगर एक्सट्रीम में है तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। इसी तरीके से जब बच्चा अगर आपको पिंच कर रहा है या हिट कर रहा है ना, आप उसको कभी भी आई कॉन्टैक्ट मत दीजिए। खासकर जब आपको पता है कि मैं टेबल पे उसको कुछ एक्टिविटी कराने बैठ रहा हूँ, तो तब ये ज़्यादा हो रहा है। तो आप एक काम करिए रिएक्शंस बिल्कुल मत दीजिए उसको, आई कॉन्टैक्ट मत दीजिए, आप अपनी आवाज़ रेज़ नहीं करेंगे और किसी भी तरीके से ना आप अपने इमोशंस को अप एंड डाउन नहीं करेंगे। और आप ना अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो एक्ट लाइक अ रोबोट जिसमें कोई इमोशंस नहीं होते एंड कीप डूइंग एक्टिविटीज़ विथ योर चाइल्ड। तो धीरे-धीरे जब उसको लगेगा कि नहीं मुझे अटेंशन्स नहीं मिल रहे, इनफैक्ट मैं कुछ भी कर रहा हूँ, तो स्लोली उसका बिहेवियर रिड्यूस होने लगेगा। अगेन यहाँ पे मैं एक चीज़ और बोलूँगा, आपको अपने बच्चे का लेवल पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो एक्टिविटी मैंने बच्चे को दी है एक्चुअली उसके लेवल की है या नहीं बिकॉज़ हो सकता है वो बिहेवियर इसलिए भी दिखा रहा है बिकॉज़ वो एक्टिविटी उसके लिए टफ है। सो पेरेंट्स आप टास्क को प्रॉपर्ली एनालाइज करिए, आप उसको ब्रेक करिए, स्टार्ट विद द इजी वर्क। आप पहले इस बच्चे को इमोशनली रेगुलेट करिए, जब आपको लगता है नहीं अब वो बिहेवियर से सेटल्ड है तब डिफिकल्ट टास्क लेकर आइए। तो इससे क्या होगा कि उसके पिंचिंग एंड लाफिंग बिहेवियर्स ग्रेजुअली कम होने लगेंगे। यहाँ पे गुड बिहेवियर्स एंड बैड बिहेवियर्स बच्चों को समझाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर बच्चा कॉग्निटिवली वो चीज़ समझने के लायक है। तो लॉट ऑफ विजुअल चार्ट्स, लॉट ऑफ विजुअल क्यूज़, लॉट ऑफ सोशल स्टोरीज़, गुड बिहेवियर्स एंड बैड बिहेवियर्स के बारे में आप अपने बच्चे को बता सकते हैं एंड इस तरीके से हम विजुअली भी इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ सेंसरी एलिमेंट में एक चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं रिलैक्सेशन थेरेपी। आप सबको पता ही होगा बिकॉज़ ये बहुत कॉमनली प्रैक्टिस की जाती है अराउंड द वर्ल्ड जहाँ पे हम ब्रशिंग करते हैं, जॉइंट कंप्रेशन, डीप प्रेशर, स्पाइनल मसाजेस और काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें ऐड ऑन होती हैं। तो इन सब चीज़ों से भी कई बार देखा है कि बच्चे का हिटिंग एज़ वेल एज़ जो पिंचिंग बिहेवियर है वो रिड्यूस होता है बिकॉज़ इस वो इमोशनली काफ़ी रिलैक्स हो जाता है। सो पेरेंट्स आई होप कि ये वीडियो आई नो हो सकता है आपको बहुत कन्फ्यूज़ करे बिकॉज़ एक जो पिंचिंग या हिटिंग बिहेवियर के हमने इतने रीज़न्स समझ लिए हैं कि कई बार क्या होता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बट आई थिंक कि ध्यान से अपने बच्चे को एनालाइज करिए और इसमें से देखिए कि कौन से इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये बिहेवियर्स आ रहे हैं और अगर नहीं समझ आता तो मैं ये बोलूँगा कि आप सारे के सारे फंडास लगा दो, सारे के सारे ट्रीटमेंट जो मैंने आपको बोले हैं आप एक साथ लगा दो, इसका कोई नेगेटिव हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं होगा।
आई एम वेरी मच श्योर कि ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगी जो कि एक्चुअली इनसे ऐसे बिहेवियर्स के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। सो प्लीज़ ये वीडियो शेयर करिए सब पेरेंट्स के साथ जिनके बच्चे एएसडी डायग्नोस्ड है, एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।